नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो प्यारे साथियों, आज आप लोग स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करेंगे। और ध्यान रहे भाई, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं सब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेगा और बहुत ही कंसेप्चुअली। ठीक, यानी कि आपको जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए तो ज्योग्राफी में टेंशन नहीं। वैसे ज्योग्राफी के बाद अब हिस्ट्री का सीरीज आएगा, तो पहले ज्योग्राफी सीरीज कल के क्लास तक में ख़त्म कर लेते हैं। मतलब आज का क्लास और फिर कल क्लास होगा, ज्योग्राफी का सीरीज ख़त्म, फिर स्टार्ट होगा हिस्ट्री का सीरीज। और हिस्ट्री का सीरीज जितने चैप्टर उतने लेक्चर में हिस्ट्री का सीरीज ख़त्म। तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो बिहार में कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, 6374 किलोमीटर। यानी कि आप ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे होंगे 6374 किलोमीटर, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या, तो 6374 किलोमीटर सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर इस बात को समझ गए होंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में होती है। किस जिले में होती है मेरे भाई, रोहतास जिले में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कौन सा जिला है मेरे भाई, रोहतास। रोहतास जिला कहाँ है, तो भाई अपने बिहार में। बिहार में रोहतास जिले में नहर से बहुत अधिक सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। एक सेकेंड भाई, यहाँ भी नहर ही था। हाँ, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, ठीक मेरे भाई। तो यहाँ पर भी वही रोहतास जिला हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन तो आंसर भी रिपीटेड, कोई गलत आंसर नहीं है। रोहतास जिला ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन रिपीटेड था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक सेकेंड मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। बिहार में कितने प्रतिशत, देखो भाई बिहार कृषि पर आधारित एक राज्य है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में खेती केवल और केवल खेती की जाती है। ठीक, तो 60% क्षेत्रों में केवल और केवल खेती की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है या फिर गिरावट हो रही है। भाई इससे पहले बताओ, बिहार में जो जूट उत्पादन है उसमें गिरावट हो रही है, क्योंकि आप लोग अगर कटिहार जिले से होंगे तो वहाँ पर याद होगा कि पुराना जूट मिल है जो कि अब बंद हो चुका है, अब नहीं चलता है। तो जूट मिल पहले चलता था, अब नहीं चलता है। तो बिहार के जूट उत्पादन में अब क्या हो चुकी है भाई, गिरावट। क्या हो चुकी है मेरे भाई, गिरावट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, और बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट चलती ही जा रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करें, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है मेरे भाई। संजय गांधी जैविक उद्यान आपका पटना में स्थित हो जाएगा। कहाँ मेरे भाई, पटना में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। एक सेकेंड मेरे भाई। हाँ तो मेरे भाई यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था मेरे भाई 1952 ईस्वी में। कब हुआ मेरे भाई, 1952 ईस्वी में। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, 16 नंबर क्वेश्चन किया हमने 16 नंबर क्वेश्चन। एक सेकेंड मेरे भाई, एक सेकेंड 16 नंबर नहीं, ये 6 नंबर था, अब 17 टाइप हो गया। ओहो, 7 नंबर क्वेश्चन था। गलत मेरे भाई। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हो गया था 1955 ईस्वी में। यहाँ पर ठीक कर लेना भाई, 1955 ईस्वी में इसका सही आंसर होगा। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन चलेंगे।
कांवड़ झील कहाँ स्थित है? आप लोग सभी जानते हैं कांवड़ झील अपने जो बेगूसराय ज़िला है वहाँ पर स्थित है। तो कांवड़ झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में। यहाँ की यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? दरभंगा में गन्ना उत्पादन होता है? हाँ भाई, होता तो है, दरभंगा जिला में गन्ना का उत्पादन होता है। ठीक, पश्चिम चंपारण में भी होता है, मुजफ्फरपुर में भी होता है, लेकिन रोहतास जिला में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। किस जिला में? रोहतास जिला में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गन्ना उत्पादन जिला कौन सा नहीं है? रोहतास। अगला क्वेश्चन, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा भाई? तंबाकू जहाँ पर उत्पादित किया जाता है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र गंगा जी का दियारा, मतलब गंगा जी जहाँ से निकलती है वहाँ का क्षेत्र तंबाकू उत्पादन का क्षेत्र कहा जाता है। तो वहाँ पर गंगा जी का जो दियारा क्षेत्र रहता है वहाँ पर तंबाकू का उत्पादन होता है, यानी कि नदी घाटी, नदी के बगल में आसपास में जो है तंबाकू का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन था गंगा का उत्तरी मैदान, तो ये नहीं होगा, गंगा का दक्षिणी मैदान नहीं होगा, हिमालय के तराई भी नहीं होगा, गंगा का दियारा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? भाई कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में स्थित है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा। काफ़ी फेमस मंदिर है और ये कुशेश्वर स्थान की कुछ प्रचलित कथाएं हैं जो आप कभी सुनेंगे तो काफ़ी अच्छी कथा है। आप लोग चाहे तो सुन सकते हैं कुशेश्वर स्थान आकर के कि कुशेश्वर स्थान इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना, गंडक नदी किस जिले से गुजरती है? सो पहले बताओ मेरे भाई, गंडक नदी गुजरती है किस जिले से? पश्चिमी चंपारण या फिर के चंपारण जिला से। ठीक, तो चंपारण जिला में वाल्मीकि नगर है। ठीक, तो वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना है। कहाँ है भाई मेरे? वाल्मीकि नगर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो राज्य किस राज्य में हम रह रहे हैं मेरे भाई? बिहार राज्य में। और ये क्वेश्चन कहाँ का है? बिहार राज्य का। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? पहला नंबर तो बिहार है कृषि आधारित राज्य, तो यहाँ 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहेगा 80। तो 80% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। कहाँ की? बिहार राज्य की। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर तालाब, नलकूप, कुआं या नहर? फटाफट से बताओ आपके यहाँ पर किस प्रकार से होता है। हमारे यहाँ तो भाई नलकूप का यूज तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे प्रचलित साधन में नलकूप है, यानी कि आप कह सकते हो मशीन लगा के। ठीक, आप मशीन लगा के देखे होंगे नदी में, या फिर बोरिंग गाड़ा जाता है, तो बोरिंग जैसे ये बोरिंग हुआ तो इसमें एक ऐसे छड़ निकला होता है, तो यहाँ पर मशीन टाइप का बैठाया जाता है, फिर यहाँ से पाइप निकाल के नलकूप की तरह पानी ले जाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखे होंगे। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा नलकूप। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? तो क्वेश्चन के हिसाब से नलकूप हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? कोसी परियोजना जो है उसमें किस स्थान पर बराज बनाया गया है? तो ये नेपाल की तरफ है, नेपाल इधर है, और नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है, नेपाल और भारत का बॉर्डर, वहाँ पर बैराज बनाया गया है। तो बैराज कोसी परियोजना में बैराज किस स्थान पर है? हनुमाननगर में। कहाँ? हनुमानगढ़ में। कहाँ है मेरे? हनुमानगढ़ में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? सभी बच्चे जानते हैं बिहार में जिलों की संख्या 38 है, तो इसमें कोई भी नहीं फंसेगा मेरे भाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? सासाराम में किस जिला का मुख्यालय स्थित है? सासाराम में किस जिला का मुख्यालय स्थित हो जाएगा भाई? कसूर तो कोई जिला नहीं है, तो ये कसूर तो पहले ही कट जाएगा। ठीक, कसूर कट। अब यहाँ पर 3 जिला है, भोजपुर, नालंदा और रोहतास।
तो इन तीनों ज़िला में जो है सासाराम किस ज़िला में अवस्थित होगा, सो पहले बताओ। एक तो सासाराम, पहले बताओ सासाराम है किस ज़िला में अवस्थित, सो पहले बताओ मेरे भाई। सासाराम किस ज़िला में अवस्थित है, रोहतास ज़िला में। सासाराम रोहतास ज़िला में अवस्थित है। तो सासाराम में जो मुख्यालय है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, सासाराम में किस ज़िला का मुख्यालय है, तो सासाराम में जो है रोहतास ज़िला का मुख्यालय। किस ज़िला का मुख्यालय है मेरे भाई, रोहतास ज़िला का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है सबसे कम वर्षा का ज़िला है, मतलब बिहार में सबसे कम वर्षा किस ज़िला में होता है, तो बिहार में सबसे कम वर्षा बक्सर ज़िला में होता है। कहाँ होता है, बक्सर में। वो जो सुने हैं ना आरा बक्सर, तो उसी बक्सर में सबसे कम वर्षा होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करे, कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है, तो बिहार का शोक भाई आप लोग जानते हो कोसी नदी कहा जाता है, जो कि सहरसा जिला में तबाही मचा कर रखता है। उत्तर बिहार में तो खतरनाक तबाही मचाता है, जिसमें सहरसा जिला काफ़ी फेमस रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उत्तर बिहार को एक तरह से पूरा बाढ़ से ग्रसित कर देता है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है, पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है मेरे भाई, जल्ला। क्या कहलाता है, जल्ला। और आजकल तो एक ट्रेंड चल रहा है गाना लखीसराय के चौक पे, तो आप लोग सुने ही होंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पटना के लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है, जल्ला। क्या कहलाता है मेरे भाई, जल्ला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सी नदी सालों भर जल पूरित नहीं रहती, तो कौन सी नदी है जो सालों भर जल पूरित नहीं रहते, जल उसमें नहीं रहता है सालों भर। गंडक नदी में तो भाई मेरे पूरे साल जल रहता है, बागमती में भी पूरे साल रहता है, महानंदा में भी पूरे साल रहता है। चीर जो है इसमें पूरे साल जल नहीं रहता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है। बिहार में गन्ना भाई साल भर में तैयार होता है ना, साल भर तो लगता है भाई गन्ना को तैयार होने में। तो यहाँ पर जो है बिहार में कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, गन्ना दिया हुआ है मेरे भाई। तो गन्ना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बिहार में जो फसल होती है गन्ना, ये पूरे साल भर में तैयार होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो बिहार में प्यारे साथियों किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, बिहार में पतझड़ वन पाए जाते हैं। आप देखते होंगे जब बसंत का मौसम आने वाला रहता है तो उससे पहले पत्तियां जो है, पेड़ की पत्तियां वो झड़ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों बाद फिर नई पत्तियां निकलती है, नया खुशहाल, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बसंत ऋतु आ गया। ठीक, तो बसंत ऋतु में नए नए पत्ते देखने को हमको मिलता है। तो बिहार में जो वन पाए जाते हैं वो पतझड़ वन पाए जाते हैं। कौन सा वन पाया जाता है मेरे भाई, पतझड़, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है बिहार की फसल सघनता कितनी है, बिहार की फसल सघनता कितनी है मेरे भाई, 2.06। कितनी है, 2.06, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आंकड़ा ये याद कर लीजिएगा। ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है, मतलब बिहार में एक साथ 3-4 फसल लगाने वाले भूमि का प्रतिशत कितना है, मतलब कितना ऐसा भूमि है जिस पर हम एक साथ 3-4 फसल उगा सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बिहार में 62.65% ज़मीन ऐसी है जिस पर हम एक साथ कई फसल उगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है इनमें कौन रबी की फसल है। रबी की फसल में हमने क्या बताया था, पिछले क्लास में रबी कृषि वाला जो चैप्टर था उसमें हमने बताया था रबी की फसल होने का मतलब है ठंडी माह में तैयार होना। ठीक, तो ठंडी माह में कौन तैयार होता है मेरे भाई, जौ। तो जौ किसकी फसल हो जाएगी, रबी की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, जौ किसकी फसल हो जाएगी, रबी की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे रबी फसल क्या है। अगला क्वेश्चन,
तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान, बिहार में तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? हाजीपुर तो भाई केला के लिए है। तरबूज उत्पादन के लिए कौन सा स्थान हो जाएगा? फटाफट से बताना मेरे भाई। तरबूज उत्पादन के लिए भागलपुर। कौन सा जिला हो जाएगा मेरे भाई? भागलपुर जिला तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? बिहार में वर्षा ऋतु की बात की जा रही है, मतलब वर्षा कब होती है बिहार में। तो बिहार में वर्षा कब होती है भाई? फटाफट से बताना, किस माह से किस माह तक होती है बिहार में वर्षा? बिहार में हो तो भाई वर्षा के बारे में तो पता ही होगा। जून जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, सितंबर अक्टूबर तक रहता है। तो यहाँ पर जो जून से दिया हुआ है, जून से सितंबर तक औसत हम लेकर के चलेंगे, तो जून से सितंबर तक हमारे बिहार में वर्षा रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? मतलब बिहार में वर्षा किस सेंटीमीटर का होता है, कैसी वर्षा होती है बिहार में? तो बिहार में वर्षा भाई 800 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का होता है? 800 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसी की वजह से तो बाढ़ आता है भाई, बहुत ज़्यादा वर्षा की वजह से ही तो बाढ़ आता है। एक तो वर्षा, उधर से नदी अपना विकराल रूप लेकर के आती है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सॉरी भाई, सॉरी 800 सेंटीमीटर कहाँ से होगा? 120 सेंटीमीटर, तब तो हमारे यहाँ फसल उगती है। 800 सेंटीमीटर वर्षा में एक भी फसल नहीं होगी भाई। बाई मिस्टेक भाई मिस्टेक। 120 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई मेरे। कह रहा है, बिहार की आकृति किस प्रकार की है? बिहार की आकृति किस प्रकार की है मेरे भाई? चतुर्भुजाकार। आप देखेंगे बिहार कुछ इस टाइप से है। ठीक, मतलब इस टाइप से बिहार ऐसे आता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके, मतलब चतुर्भुजाकार। बिहार का जब आप ज्योग्राफी देखेंगे तो वो चतुर्भुजाकार है, चारों ओर से है। एक तरफ से नेपाल, एक तरफ से यूपी, एक तरफ से झारखंड और एक तरफ से पश्चिम बंगाल। तो चारों तरफ से इसकी सीमा होती है। तो यहाँ पर जो बिहार चतुर्भुजाकार है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर, आपका भी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? बिहार में भाई कोई हिमालय है ही नहीं, बिहार में कोई भी हिमालय नहीं है। लेकिन अगर पूछ दिया है कि हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है, तो बिहार में हिमालय की श्रेणी का अगर बात की जाए तो वो सबसे लास्ट श्रेणी मिलेगी, जो कि शिवालिक होगी। कौन सी होगी? शिवालिक। हिमालय की श्रेणी कुछ इस प्रकार से, ऊपर में ट्रांस, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। तो सबसे नीचे में आ जाएगा शिवालिक। तो बिहार जो है नेपाल के बॉर्डर से सटता है, ऐसे नेपाल है तो बिहार यहाँ से अब स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर जो शिवालिक हिमालय जो है, ये ऐसे बीचों बीच, नेपाल के बीचों बीच जाते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए तो शिवालिक हिमालय थोड़ा बहुत छूता होगा बिहार को। ठीक, तो यहाँ पर शिवालिक हिमालय होना चाहिए। अगर देखा जाए ऐसा क्वेश्चन पूछेगा अगर, तो शिवालिक होना चाहिए। हालांकि बिहार में कोई शिवालिक हिमालय का पर्वत तो है नहीं, लेकिन अगर पूछ दे ऐसा क्वेश्चन कि बिहार में हिमालय कौन सी श्रेणी पाई जाती है, तो शिवालिक होगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के मैदानी भाग में भाई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर लाल मिट्टी, वाहिद मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोग क्या लगाएंगे भाई? वाहिद मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही वाहिद मिट्टी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक, काली मिट्टी बिहार में ज़्यादातर नहीं पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में तो और भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है मेरे भाई? बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होगा? बिहार में पहला नंबर है क्या? कृषि। और कृषि में सबसे ज़्यादा क्या होगा? सिंचाई। तो बिहार में जल का काम किसके लिए होगा? सिंचाई के लिए। कॉन्फिडेंस का कोई बात है इसमें नहीं है, अपना थोड़ा सा माइंड लगाओ और क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है मेरे भाई? 3/4, यानी कि 3/4। 3/4 भूमि जो है कृषि के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। मतलब कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा मकई का उत्पादन होता है। मकई समझते हो भाई, समझते होंगे मक्का। तो बिहार में सबसे ज़्यादा मकई का उत्पादन कोसी तट पर होता है। कहाँ पर होता है मेरे भाई, कोसी तट पे। कोसी का जो तट है, सहरसा जिला वगैरह सब इधर ज़्यादा होता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है। मतलब बिहार में धान कैसे उपज होती है, धान की उपज कैसी है, कितने ज़मीन में कितना धान उपजता है, ठीक। तो बिहार में 1.278 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान उपजता है, ठीक मेरे भाई। तो यहाँ पर 1 पॉइंट नहीं होगा भाई, 1000 हेक्टेयर में इतना ही किलोग्राम कैसे हो जाएगा, 1000 होगा मेरे भाई। कलर्ड होगा तो चेंज कर लेते हैं मेरे भाई, कलर चेंज, और यहाँ पर 1000 होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई, 1287 किलोग्राम, 1287 किलोग्राम हेक्टेयर होगा, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा मेरे भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही कर लिए होंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में जो है 1287 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कुल पशुधन कितना है। बिहार में कुल पशुधन कितना है भाई, 407.83 लाख। कितना है, 407.83 लाख। क्वेश्चन क्या है, बिहार में कुल पशुधन कितना है। तो 407.83 लाख पशुधन है, मतलब पशु को पालते हैं बिहार में लोग, ठीक। तो इतना पशु है जिसको पाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे भाई, सिंचाई। क्या है, सिंचाई। क्योंकि गंडक जहाँ से गुजरती है वहाँ पर कृषि बहुत अच्छी खासी होती है, अपने बिहार की बात की जाए तो गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, सिंचाई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। तो बिहार राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यानी कि चंपारण इधर का जो क्षेत्र है उधर थारू जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति रहती है, थारू जनजाति, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ठीक। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो किस स्थान पर गंगा जी एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं। मुंगेर की पहाड़ी में ना, राजगीर की पहाड़ी में ना मेरे भाई, सामेश्वर की पहाड़ी में ना मेरे भाई, ना राजमहल की पहाड़ी में। कहाँ पर, राजमहल की पहाड़ी में गंगा जी जो है एकाएक दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है। तो गंगा जी के मैदान में मिट्टी की औसत गहराई 2000 से 3000 मीटर है। कितनी है, 2000 से 3000 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन का हुआ एंडिंग मेरे भाई। तो आज की क्लास अगर समझ में आया हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया हो और यहाँ तक क्लास की हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। ये आपका एक सपोर्ट हमें काफ़ी सहायता करेगा। और जो घंटी का निशान है जिसे बेल आइकन कहते हैं, उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आपका ये थोड़ा सा सपोर्ट हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद ला सकता है, हमें मोटिवेशन ला सकता है। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप हमें मोटिवेशन दें, क्योंकि आपके लिए हम काम करते हैं। तो आप थोड़ा हमारे भी थोड़ा सा हेल्प ज़रूर कीजिए, ठीक। बाकी बात प्यारे साथियों, अब कल की क्लास में जियोग्राफी एंड हो जाएगा, तो कल चैप्टर 6 कर लेंगे और चैप्टर 6 में आपका जियोग्राफी का एंडिंग हो जाएगा। बाकी प्यारे साथियों, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी काफ़ी अच्छी हो, ठीक। हमें यही उम्मीद रहेगी। बाकी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।